चौगढ़ के नरभक्षी पार्ट 2। लेखक जिम कॉर्बेट बताते हैं, फरवरी में मैं फिर डलकनिया गांव में वापस आया। बहुत से लोग मारे गए, उससे भी अधिक घायल हुए। पिछली गर्मियों में कस्बे से मेरे जाने के बाद काफी बड़े क्षेत्र में यह दुर्घटनाएं घटी थी। टाइग्रेस कहाँ है किसी को पता नहीं था। मैंने लौटने का फैसला कर लिया। सोचा कि अब वह इलाका मेरा जाना पहचाना है, मैं वहीं जंगलों में ही डेरा डालूंगा। मेरे वहां पहुंचने पे मुझे बताया गया कि एक गाय की हत्या पिछली शाम हुई, ठीक उसी जगह जहां भालू का शिकार किया गया था। पशु चराने वाले लोगों को पक्का विश्वास था कि गाय को मारने वाला टाइगर ही था। मरी हुई गाय झाड़ियों के पास वीरान खेत के किनारे पड़ी हुई थी और जहां मेरा तंबू लगाया जा रहा था वहां से दिख रही थी। गिद्ध उसके आसपास मंडरा रहे थे। मैंने अपनी दूरबीन से देखा, बहुत सारे गिद्ध पेड़ों पर बैठे थे, परंतु गाय पे नहीं बैठ रहे थे। मैंने निष्कर्ष निकाले, पहला ये कि गाय को तेंदुए ने मारा था और दूसरा ये कि वह गाय के पास ही कहीं पर लेटा हुआ था। खेत के नीचे की ओर जहां गाय पड़ी थी वह जमीन एकदम सीधी ढलान पर थी। उस पे घना झाड़ जंकाड़ उगा हुआ था। नरभक्षी अभी पता नहीं कहाँ था। ऐसी स्थिति में इस जमीन पे इस समय जाना ठीक नहीं था। दाईं ओर एक ढलान थी, घास से ढकी हुई, परंतु वहां का मैदान बहुत खुला था। मैं छुपकर किसी भी तरह से टारगेट तक नहीं पहुंच सकता था। इसके अतिरिक्त झाड़ जंखाड़ से भरी एक खड्ड पहाड़ के शिखर से शुरू होके सीधे नंधौर नदी तक जाती है, मरी हुई गाय से थोड़ी दूर। गिद्धों वाला पेड़ खड्ड के किनारे पर था। मैंने वहां पहुंचने के लिए खाई का रास्ता चुना। गांव वाले वहां का चप्पा चप्पा जानते थे। उनकी मदद से मैं आगे का रास्ता तय करने लगा, जब तक मेरे आदमियों ने चाय बना दी। दिन ढलने को था। यदि मैं बहुत तेजी से चलता तो मरे पशु तक पहुंच के रात से पहले कैंप तक वापस पहुंच सकता था। जाने से पहले मैंने अपने साथियों से सावधान रहने को कहा। मैंने उनसे कहा कि यदि वे गोली चलने की आवाज सुने तो 3-4 आदमी तुरंत कैंप छोड़ के खुले मैदान में मेरे पास आ जाएं। दूसरी ओर यदि देर तक गोली चलने की आवाज न आए और मैं सुबह तक न लौटूं तो कुछ लोग इकट्ठे होके मेरी खोज में आ जाएं। खड्ड रसभरी की झाड़ियों से भरा हुआ था। बीच बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें थी। हवा का रुख नीचे की ओर था। मेरी प्रगति बहुत धीमी थी। कठिन चढ़ाई के बाद मैं गिद्धों वाले पेड़ तक पहुंच गया, लेकिन वहां से गाय दिखाई ही नहीं दे रही थी। वीरान क्षेत्र मेरी दूरबीन से तो बिल्कुल सीधा दिख रहा था, परंतु यहाँ आके वह अर्धचंद्राकार मिला। सबसे चौड़े भाग से 10 गज इधर की ओर, उतना ही दूसरी ओर का क्षेत्र पतला होता जा रहा था। बाहर के किनारे पे घनी झाड़ियों से बॉर्डर बना हुआ था। अंदर की ओर पहाड़ी सीधे नीचे को जाती थी। जहां मैं खड़ा था वहां से 2/3 मैदान दिखता था। 1/3 देखने के लिए यह आवश्यक था कि मैं एक बड़ा चक्कर लगा के दूर से वहां पहुंचूं या फिर गिद्धों वाले पेड़ पर चढ़ूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना। मेरे हिसाब से गाय का स्थान पेड़ से 20 गज दूर था। यह भी संभव था उसको मारने वाला पशु उससे भी कम फासले पर हो। मेरे पेड़ पे चढ़ने से उस पशु का अस्थिर होना तय था। इस समय वहां पे 20 गिद्ध थे और बहुत सारे झुंड इसी ओर आ रहे थे। पेड़ पे जगह नहीं थी, इसलिए पंखों को फड़फड़ाने और आपस में झगड़ने की आवाजें काफी तेज थी। वृक्ष पहाड़ से अलग दूसरी ओर झुका हुआ था। भूमि से कोई 10 फीट ऊपर एक बड़ी सी शाखा बाहर की ओर लटकी हुई थी। राइफल को संभालते हुए उस शाखा तक पहुंचना बहुत ही कठिन था। गिद्धों का शोर फिर से शुरू हो, इसकी प्रतीक्षा में मैं शाखा के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ा। जरा सा फिसलने या गलत पैर पड़ने से बहुत घातक परिणाम हो सकता था। गिद्धों का शोर फिर शुरू हो। मैं 100 से अधिक फुट नीचे चट्टानों पे जा गिरता। बहुत ध्यान से संतुलन बनाकर मैं 2 शाखाओं में बटी हुई जगह पे बैठ गया। मरी हुई गाय की बॉडी से कुछ पाउंड मांस ही खाया गया था। वह मुझे पूरी दिखाई दे रही थी। मैं 10 मिनट तक निशाना साधने की अवस्था में रहा। मैं उस स्थान पे काफी कष्ट में बैठा था।
उसी समय दो गिद्ध पेड़ से उड़े और चक्कर लगाने लगे। फिर गाय से थोड़ी दूर बैठ गए। वे अभी आराम से बैठ भी नहीं पाए थे कि तुरंत उड़ गए। उसी क्षण मेरी ओर की साड़ी हल्की सी हिली और एक तेंदुआ प्रकट हुआ। जिन लोगों ने तेंदुए को प्राकृतिक वातावरण में नहीं देखा हो, वे उसकी भव्य चाल और उसके रंग के सौंदर्य का अनुमान भी नहीं लगा सकते। उसका आकर्षण बाहरी ही नहीं, शरीर का एक एक पाउंड शक्ति से भरपूर था। वह जंगल के पशुओं में सबसे उत्तम है, साहस में भी किसी से कम नहीं है। ऐसे पशु को कीड़ा कहना अन्याय है, अपराध है। ऐसे लोगों का ज्ञान कैद में रखे गए भूखे दुखी खाज खुजली से पीड़ित तेंदुओं तक सीमित है। मेरे सामने खड़ा तेंदुआ भव्यता का नमूना था, परंतु उसने अपना जीवन खो दिया था क्योंकि वह पशुओं का हत्यारा बन गया था। मैंने गांव वालों को वचन दिया था कि यदि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं उनको इन हिंसक पशुओं से मुक्त करूंगा। अब मौका आ गया था। मुझे नहीं लगा कि तेंदुए ने इस गोली की आवाज को सुना होगा जिसने उसकी जान ली थी। जीवन में बहुत से ऐसे अबोधगम्य अनुभवों में से एक है कि दुर्भाग्य निरंतर किसी एक व्यक्ति अथवा परिवार को ही क्यों घेरता है। उदाहरण के लिए गांव का एक 8 साल का मासूम बच्चा था। उसकी गाय के कारण मैंने तेंदुए को शूट किया था। 2 साल पहले उसकी माँ अपनी गाय के लिए घर से दूर घास काटने गई थी। एक नरभक्षी ने उस पर आक्रमण किया और मार के खा गया। 1 साल बाद उसका पिता भी इसी प्रकार से मारा गया। घर की सारी चीजें बेच के पिता का कर्ज चुकाया गया। अब वह बच्चा उस गाय का मालिक बन के जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद एक दिन गांव के 200-300 पशु जब घास चर रहे थे तो तेंदुए ने इस बालक की गाय को चुन के मार डाला। मेरी युवा भैंसों की देखभाल मेरे आदमियों ने खूब अच्छी तरीके से की थी। जब मैं वापस आया तो उनको बाहर बांधने लगा। हालांकि मुझे बहुत कम उम्मीद थी कि टाइग्रेस को वे अट्रैक्ट कर पाएंगी। नंदौर घाटी से 5 मील नीचे कई हजार ऊंची चट्टान के नीचे की ओर एक गांव था। नरभक्षी ने कुछ महीने पहले गांव के बाहरी क्षेत्र में 4 लोगों को मार डाला था। तेंदुए को शूट करने के कुछ ही दिन बाद इसी गांव में से एक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया। उनका अनुरोध था कि मैं डलगनिया से अपना कैंप हटा के उनके गांव के निकट चुने हुए स्थान पर ले जाऊं। उनका कहना था कि पहाड़ के ऊपर कई बार नरभक्षी को घूमते हुए देखा गया है। वही कहीं किसी गुफा में वह रहता है। उसी सुबह समाचार भी मिला था कि घास काटने गई स्त्रियों ने टाइग्रेस को देखा था। तब से सारा गांव आतंकित था। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। प्रतिनिधि मंडल को भरसक सहायता करने का वचन देके दूसरे दिन सुबह सुबह गांव के सामने वाली पहाड़ी पे चढ़ के 1 घंटे तक मैंने वहां का निरीक्षण किया। फिर अपनी दूरबीन से चारों तरफ काफी देर तक जांच की। उसके बाद घाटी को पार करके गहरी खड्ड के रास्ते से गांव के ऊपर की चट्टान पे चढ़ा। यहाँ से मार्ग बहुत कठिन था। यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ से गिरने का खतरा था। गिरता तो मेरी गर्दन टूट सकती थी। दूसरे हमले का भी अंदेशा था और खुली जगह पे अपने को बचाना संभव नहीं होता। 2 बजे तक मैंने चट्टान का काफी हिस्सा देख लिया था और दोबारा देखने का उसे इरादा नहीं था। मैं अब चट्टान की घाटी के ऊपर अपने कैंप में नाश्ता करने जा रहा था। डलकनिया की ओर चट्टान पे चढ़ाई करने से पहले पीछे मुड़कर देखा तो 2 आदमी मेरी ओर भागते हुए आ रहे थे। मेरे पास आके उन्होंने बताया कि बाघ ने खड्ड में एक बैल को मार डाला है। मैं सुबह इसी रास्ते से आया। खैर, मैंने उनमें से एक आदमी को मेरे कैंप तक जाके नौकर से चाय और कुछ खाना भेजने को कहा। दूसरे आदमी को साथ लेके मैं घाटी की ओर चल पड़ा। खड्ड जहाँ पे बैल को मारा गया था वह 200 फीट गहरी और 100 फीट चौड़ी थी। उसके पास पहुंचते ही मैंने देखा कि बहुत सारे गिद्ध नीचे से ऊपर आ रहे थे। खड्ड में बैल के पास पहुंचे तो उसकी चमड़ी और हड्डियां ही बची हुई थी। यह स्थान गांव से 100 गज दूर था, लेकिन वहां से ऊपर किनारे तक जाना संभव नहीं था क्योंकि दीवारें एकदम सीधी थी। इसलिए मेरा गाइड मुझे 1/4 मील तक नीचे ले गया। वहां पशुओं की एक पगडंडी मिली। ये ऊपर की ओर जा रही थी और घनी झाड़ियों में प्रवेश करके बार बार निकलते हुए हम गांव पहुंच गए। गांव में मुखिया को बैल की हालत के बारे में बताया गया। उससे एक युवा भैंसा और छोटी लंबाई का मजबूत रस्सा मंगवाने के लिए कहा। जब तक ये सब आया, मेरा भोजन भी दलकनिया से आ चुका था। सूर्यास्त हो रहा था जब मैंने खड्ड में पुनः प्रवेश किया। मेरे पीछे बहुत से आदमी मुखिया का दिलवाया हुआ भैंसा लेकर आ रहे थे।
जहां बेल मारा गया था वहां से 50 गज आगे बारिश से टूटकर एक चीड़ का पेड़ खाई के तल में धंस गया था। पेड़ के बाहर निकले हुए भाग से भैंसे को रस्सी से कस के बांध दिया गया। फिर वे सब लोग लौट के गांव आ गए। वहां पास में कोई पेड़ नहीं था। खड्ड में बाहर को निकली हुई छोटी सी शिला ही थी जिस पे बैठा जा सकता था। ये गांव की ओर थी। बड़ी कठिनाई से मैं उस पर चढ़ा। यह लगभग 2 फुट चौड़ी और 5 फुट लंबी थी और खाई की जमीन से 20 फुट ऊंची थी। शिला के नीचे चट्टान अंदर की ओर मुड़ी हुई थी और उससे एक गहरा खड्डा बन गया था। शिला पे बैठे हुए मुझे वह दिखाई नहीं दे रहा था। शिला नीचे की ओर एक कष्टकारी कोण पे झुकी थी। जब मैं उस पर बैठ गया तो ध्यान आया कि जिस ओर से मैं बाघ के आने की उम्मीद कर रहा था उस तरफ तो मेरी पीठ थी। बंधा हुआ भैंसा मुझसे कोई 30 गज की दूरी पे मेरी बाईं ओर से मेरे सामने था। सूरज डूब चुका था। तभी लेटा हुआ भैंसा जल्दी से खड़ा हो गया और ऊपर की ओर देखने लगा। एक पल के बाद एक पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आया। जिस दिशा से आवाज आई थी उस ओर गोली चलाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं एकदम स्थिर बैठा रहा ताकि मेरी उपस्थिति का आभास न हो जाए। थोड़ी देर बाद भैंसा बाईं ओर मुड़ा और मेरी दिशा में देखा। इसका अर्थ यह था कि वह डरा हुआ था और वह जिससे डरा हुआ था वह मेरे नीचे बने गड्ढे में थी। थोड़ी देर बाद मुझे टाइग्रेस का सिर दिखाई दिया। टाइग्रेस के सिर पे गोली केवल आपातकाल में ही चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त मेरी ओर से कोई भी हरकत मेरी उपस्थिति को उजागर कर सकती थी। 1-2 मिनट के लिए टाइग्रेस एकदम स्थिर रहे, फिर तेजी से कूद के भैंसे के ऊपर के जा बैठा। भैंसा टाइगर के सामने था। उसके सींगों से बचने के लिए टाइगर ने उस पर दाईं ओर से आक्रमण किया। दोनों में कोई संघर्ष, कोई दांत गड़ाने की आवाज नहीं आई। केवल 2 भारी शरीरों के टकराने का एक धमाका हुआ। उसके बाद भैंसा तो जड़ पड़ा था और टाइगर आधा उस पर लेटा था। भैंसे के गले पे उसके दांत गड़े थे। सामान्य तो यह कहा जाता है कि टाइगर शिकार के गले पे आघात करके उसे मारता है। ये गलत है। बाघ उसे अपने दांतों से मारता है। बाघ की दाईं तरफ मेरी ओर थी। अपनी 275 राइफल से मैंने बहुत ही सावधानी से गोली चला दी। भैंसे पर अपनी पकड़ छोड़ के वह चुपचाप मुड़ा और भाग के खड्ड से बाहर की ओर मेरी नजरों से गायब हो गया। साफ था कि मेरा निशाना चूक गया था, परंतु कैसे ये मैं समझ नहीं पाया। यदि टाइगर ने मुझे या राइफल की रोशनी को नहीं देखा तो उसके लौटने की संभावना थी, इसलिए राइफल फिर से चार्ज करके मैं बैठ गया। भैंसा बाघ के जाने के बाद गतिहीन था। मेरा यह विश्वास पक्का हो गया कि मैंने बाघ के बजाय भैंसे पर गोली चला दी थी। 10-15 मिनट बीत गए, तब जाके मेरी शिला के नीचे से बाघ का सिर दूसरी बार दिखाई पड़ा। वह कुछ देर रुका और भैंसे के पास तक जाके उसे देखता रहा। मैंने उसकी पूरी पीठ को लक्ष्य किया। मैं दूसरी बार गलती नहीं करना चाहता था। बहुत सावधानी से राइफल में से देखते हुए मैंने धीरे धीरे घोड़े को दबाया। मेरी आशा थी कि वह मर के गिर जाएगा, पर वह छलांग लगाकर खड्ड में से पत्थरों को गिराता हुआ पहाड़ी की सीधी चढ़ाई चढ़ के चला गया। 2 शॉट 30 गज की दूरी पर ठीक ठीक रोशनी में मारे गए थे और गांव वालों ने भी सुने थे। वे बहुत चिंतित थे। अब इन परिस्थितियों में मुझे केवल भैंसे के शरीर में गोली के 2 छेद उन्हें दिखाने थे। मुझे लग रहा था कि पहाड़ों की कठिन चढ़ाइयां चढ़ते चढ़ते मेरी नजर कमजोर पड़ गई है। फिर छोटी छोटी चीजों को देखकर मुझे समझ में आ गया कि यह मेरा भ्रम है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राइफल की दोनाली में से देखकर मैं और आश्वस्त हो गया। बाघ को 2 बार गोली न लग पाने का कारण केवल मेरी बुरी निशानेबाजी को ही समझा जा सकता था। बाघ के तीसरी बार वापस आने की प्रतीक्षा करने की कोई तुक न थी। यदि वह आए भी तो जब ठीक प्रकाश में मैं कुछ न कर सका, तब कम रोशनी में मैं क्या कर पाऊंगा। इसलिए शिला पे बैठे रहने का कोई लाभ नहीं था। सारे दिन के श्रम से मेरे कपड़े अब तक भीगे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। सर्दी और बढ़ने वाली थी। मैंने पतली खाकी कपड़े की निक्कर पहनी थी। चट्टान भी सख्त और ठंडी थी। गांव में मेरे लिए बनाई गई गर्म चाय मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। ये सभी कारण उचित थे। फिर एक कारण यहीं बैठे रहने के पक्ष में भी था, वह था नरभक्षी। इस समय काफी घना अंधेरा हो गया था। खड्ड के बड़े बड़े पत्थरों और घनी झाड़ियों से
भरे चक्करदार रास्ते मेरे और गांव के बीच थे। गांव वालों ने निस्संदेह पिछले दिन नरभक्षी को देखा था। मेरी गोली नरभक्षी को लगी थी। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास था, परंतु मुझे नरभक्षी अब कहाँ होगा, 50 मील पे या 25 गज से मुझे देख रहा होगा। ये सब विचार काफी परेशान कर रहे थे। मेरा वहां बैठना बहुत ही कष्टकारी था, पर मेरा विवेक कह रहा था कि मैं जहां हूं वहीं बैठा रहूं। जैसे जैसे लंबे घंटे बीत रहे थे, मेरा विचार पक्का होता जा रहा था कि नरभक्षी को रात को शूट करना कोई खेल नहीं था। यह सोच पक्की होती गई। मेरा शरीर ठंडा और अकड़ रहा था। जो ही शूट करने लायक पर्याप्त रोशनी हुई, मैंने नीचे उतरना शुरू किया। तभी ओस से गिली चट्टान से फिसलकर मेरे पैर हवा में थे और नीचे की मेरी यात्रा पूरी हो गई। भाग्य से मैं एक रेतीले इलाके में गिरा और मुझे और मेरी राइफल को कोई चोट नहीं लगी। भोर का समय था, पर गांव जगा हुआ था। जल्दी में कुछ लोगों से गिर गया। सब तरफ से उत्सुकता भरे प्रश्नों के उत्तर में मैं केवल इतना ही कह सका कि मैं काल्पनिक टाइगर पर बिना बारूद के फायर करता रहा। चाय का पूरा बर्तन पी के पास ही धो धो करती आंख को सेक के मेरा भीतर और बाहर फिर से एक्टिव हो गया। उसके बाद गांव के सारे पुरुषों और लड़कों के साथ मैं खड्ड के पास गया। उनको खड्ड की दीवार से बाहर को निकलती हुई शिला दिखाई, जहां मैंने सारी रात बिताई थी। मैंने उस भीड़ को समझाया कि कैसे शिला के नीचे बने गड्ढे में से टाइगर निकला और भैंसे पे कूदा। मेरे गोली चलाने के बाद वह कैसे तेजी से भागता हुआ खड्ड से बाहर निकल गया। तभी उत्तेजित भीड़ चिल्लाई कि साहब देखिए, उधर बाघ मरा पड़ा है। मेरी रात भर की जगी थकी आंखें उधर देखकर भी धुंधली हो रही थी। बार बार आंखों को हाथ से मलने के बाद दिखाई दिया कि हाँ, सचमुच मरा हुआ टाइगर था। सबका सहज प्रश्न यह था कि 20-30 मिनट बाद मैंने दोबारा गोली क्यों चलाई। मेरा उत्तर था कि बाघ उसी जगह पे दोबारा दिखाई दिया था। वह भैंसे के पास खड़ा था, तब मैंने गोली चलाई। फिर वह खड्ड में से उसी ओर भाग गया। उसी समय औरतें और लड़कियां बाहर से आती हुई चिल्लाई, देखो देखो साहब, वहां एक और टाइगर मरा पड़ा है। दोनों एक ही आकार और एक ही वजन के थे। 60 गज के अंतर पे गिरे हुए थे। इस दूसरे टाइगर पे सवाल उठे। गांव वालों ने कहा कि 4 मनुष्य और पिछले दिन भैंस को जब मारा था तब तो केवल एक ही टाइगर दिखा था। वास्तव में टाइगर्स की संगम ऋतु नवंबर से अप्रैल तक की होती है। इन 2 बाघों में से एक नर भक्षणी है, तो उसने अपना साथी खोज लिया होगा, यानी कि पार्टनर। गांव वालों ने खड्ड के नीचे उतरने के लिए एक सीधी खड़ी चट्टान का रास्ता खोज लिया था। गांव वालों ने खड्ड में से नीचे उतरने के लिए एक सीधी खड़ी चट्टान का रास्ता ढूंढ लिया था। मेरे पीछे पूरे गांव के निवासी थे। मैं मरे हुए भैंसे को लांग के जब पहले बाघ के पास पहुंचा तो मेरे मन में आशा जगी कि यह वही बूढ़ी बाघिन थी। पास वाले व्यक्ति को अपनी राइफल थमा के मैं घुटनों के बल बैठ के उसके पैरों का निरीक्षण करने लगा। जिस दिन बाघिन ने गेहूं काटती हुई एक स्त्री पे छुप के आक्रमण किया था, तब खेत के किनारे पे उसने पैरों के स्पष्ट निशान छोड़े थे। वे नरभक्षी के पहले निशान थे, जिनका मैंने बड़े ध्यान से निरीक्षण किया था। उन निशानों से पता चला कि यह टाइग्रेस वृद्धा थी। उसके पैर चपटे और तिरछे हो गए थे। आगे के पैरों के तलवों पर गहरी रेखाएं बनी हुई थी। दाएं पैर पे गहरी लकीर ऊपर से नीचे तक गई थी। पंजे इतने लंबे हो गए थे, मैंने कभी किसी टाइगर में नहीं देखे थे। यह निशान इतने पृथक और विशिष्ट थे कि 100 मरे हुए टाइगर में भी मैन ईटर को पहचाना जा सकता था। ये देखकर मुझे दुख हुआ कि वह मैन ईटर नहीं था। वहां जमा हुए समूह को जब मैंने यह न्यूज दिया तो सब ओर से अस्वीकृति की आवाज गूंज उठी। पिछली बार आने पर मैंने ही कहा था कि टाइग्रेस बूढ़ी बाघिन है। उनका विश्वास था कि उनके 4 लोग जिसने मारे थे वह यही टाइग्रेस है। इस दृढ़ प्रमाण के आगे पैरों के निशान की गवाही व्यर्थ थी। उन लोगों के अनुसार सब बाघों के पैर एक जैसे ही होते हैं। दूसरी, बाघ इन परिस्थितियों में नर ही था। जब मैं बाघिन की चमड़ी उतारने के लिए तैयार हुआ तो कुछ आदमियों की टीम बना के बाघ को लाने के लिए भेजा। साथ वाली खड्ड ढलान वाली और तंग थी। बहुत शोर करते हुए, जोर जोर से हंसते हुए दूसरे बाघ को लाकर बाघिन के पास लिटा दिया गया। दर्शकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऊपर से सूर्य की तीखी किरणें जिसे मेरी पीठ पे प्रहार कर रही थी। ऐसे में 14 घंटे पहले मरे हुए बाघों की खाल उतारना मेरे जीवन के सबसे अरुचि वाले कामों में से एक था।
दोपहर से पहले पूरा काम हो गया था। चमड़ियों को अच्छी तरह बांधकर मैंने उठाने के लिए अपने आदमियों को दे दिया। अब मैं अपने कैंप की ओर 5 मील चलने के लिए तैयार था। दूसरे दिन मुखिया और आसपास के गांव वाले आए। जाने से पहले मैंने उन्हें अलर्ट किया कि चौगढ़ का नरभक्षी अभी भी जिंदा है। यदि आप सब अपने बचाव कार्य में ढीले पड़ गए तो उसे मौका मिल जाएगा, जिसकी प्रतीक्षा में टाइग्रेस रहती है। यदि मेरी बात को गंभीरता से लिया जाता है तो टाइग्रेस ने इतने लोगों का शिकार न किया होता। खैर, टाइग्रेस की कोई खबर नहीं थी। मैं डलकनिया में कुछ सप्ताह ठहर कर तराई के अफसरों से पूर्व निश्चित मीटिंग के लिए वापस चला गया। तो इस पार्ट में आपने देखा कि 2 टाइगर यहाँ पे मारे गए शिकार में, लेकिन मेन ईटर जो था वो उनमें से नहीं था। आगे चौगढ़ का मेन ईटर मारा जाता है नहीं, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट होगा इसका पार्ट 3, उसमें हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।